नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि आजादी के बाद 50 साल तक कांग्रेस ने ही सरकारें चलाई, बावजूद बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी मिली, सिर्फ पलायन मिला। बिहार को कांग्रेस ने पिछड़ा छोड़ दिया। आजादी के 50 साल तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकारें चलाई, लेकिन कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी मिली, सिर्फ पलायन मिला। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, इतने बड़े बड़े राज्य, इतने सामर्थ्यवान राज्य, और ये राज्य ऐसे हैं, किसी राज्य में अपार खनिज संपदा है, किसी राज्य में कोयले के भंडार भरे हैं, किसी के राज्य के पास समुद्री की ताकत, ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट की ताकत है, किसी के पास अथाह उपजाऊ भूमि है, किसी के पास पर्यटन के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की जो भविष्यवाणी की है, उसका बीजेपी ने बहुत ही ठोस उत्तर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि 75 साल पूरा होने पर नेता रिटायर हो जाएंगे। जेल से निकले तो उम्र पर अटके, इंडिया गठबंधन मुद्दों को तलाशते तलाशते जिस नायाब चीज को ढूंढ कर लाई है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र। अंतरिम जमानत पर जेल से छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये नया सियासी शिगुफा है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का ये नया सियासी तराना है। दिल्ली टू हैदराबाद इंडिया गठबंधन अब नहीं कर पा रहा अपनी बात, नहीं मिल रही आम आदमी गरीबों के लिए कल्याण की कोई बात, तो पूछ रहे हैं बताएं मोदी 75 साल की उम्र पूरी करेंगे तो छोड़ देंगे तख्त और ताज? जवाब गृह मंत्री अमित शाह से सुनिए। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल नहीं, अगले साल यानी 2025 में 17 सितंबर को अपनी उम्र की डायमंड जुबली मनाएंगे। सीएम केजरीवाल के दिमाग में यह सवाल कहां से आया कि 75 साल की उम्र के बाद पीएम मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे? तो ये रिसर्च का विषय है, लेकिन कहां इंडिया गठबंधन केजरीवाल की अंतरिम जमानत के बाद मुद्दे पर बीजेपी के शिकस्त का प्लान तैयार कर रही थी? कहां केजरीवाल उम्र पर ही अटक गए? सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। केजरीवाल की नजर सिर्फ पीएम मोदी के रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं है, बल्कि उनकी आंखों में बीजेपी का भविष्य भी दिख रहा है। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं,
मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी ने देश को गारंटी दी है और अमित शाह ने मोदी की गारंटी दी है। मोदी ही थे, मोदी ही है, मोदी ही रहेंगे। सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी और ये शाहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। बीजेपी के संविधान में नहीं लिखी 75 साल की बात, ये क्लियर कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो उन नेताओं का नाम लेकर जो कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट मोड में पीएम मोदी को लेकर हैं, उनकी शंका कितनी जायज है? मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने 70 साल से ज्यादा उम्र के 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें सबसे उम्रदराज 80 साल के उम्मीदवार थे। यही नहीं, वर्तमान लोकसभा में बीजेपी के 56 ऐसे सांसद हैं जो 70 साल से ज्यादा उम्र को पार कर चुके हैं और अब की बार भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बयान को बचकाना बताया है और दावा किया है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो देश के पूरे मानचित्र में सिर्फ मोदी ही मोदी दिखाई देंगे। अब आते हैं इस सवाल पर कि मोदी ही जरूरी क्यों है। इस सवाल का जवाब मोदी के नाम और उनके काम और उनके असर में दिखता है। मोदी की उस गारंटी में दिखता है जिस पर भरोसा करके देश ने अब तक 2 बार मोदी को सत्ता सौंपी है। आपको याद हो तो 1984 के बाद 2014 यानी 30 साल बाद देश में कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये मोदी थे जिनके नाम पर वोटर उमड़ पड़े। 2019 में भी यही हुआ। मोदी के नाम पर बीजेपी 303 सीटों पर जा पहुंची और अब 2024 है जब मोदी ने 370 सीटों का नारा दिया है। मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की काट किसी के पास नहीं है। ये कई बार हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अगली बार और शक्ति के साथ जनता उनको तीसरी बार और प्रचंड शक्ति के साथ 400 पार के बहुमत के साथ दोबारा बनाने जा रही है, तीसरी बार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सियासत में नेता की प्रतिबद्धता, जनता का उस पर भरोसा और उसकी सरकार का इकबाल सबसे जरूरी होता है। ये तीनों फैक्टर मोदी के साथ हैं। मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे इंडिया गठबंधन की ओर देखिए तो कोई भी ऐसे सर्वमान्य नेता का चेहरा नहीं दिखता है। मोदी सब पर भारी पड़ते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की केमिस्ट्री भी पता नहीं, इसलिए बचकाना बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बारे में बयान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे यहाँ पार्टी के बारे में भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता है कि कल कौन कहाँ होगा, पार्टी निर्णय करती है। 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा तो 4 जून को आएगा, लेकिन अभी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के मानचित्र पर मोदी मोदी ही दिख रहे हैं। विपक्ष का सारा विरोध का केंद्र मोदी ही है। मोदी देश के उन नेताओं में शुमार हो चुके हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासत की तस्वीर ही बदल दी है। परिवार की राजनीति, भ्रष्टाचार पर फलने फूलने वाली राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति से अलग मोदी ने सियासत का नया ककहरा गढ़ दिया है। सवाल विपक्ष के पास है कि मोदी के बाद बीजेपी का कौन नेता आएगा, लेकिन विपक्ष के पास इसका जवाब नहीं है। उनका नेता कौन है, कौन होगा? 400 पार के नारे का सामना कर रहा विपक्ष बीजेपी के 75 साल वाले फॉर्मूले पर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी ने शीशे की माने साफ कर दिया है कि मोदी है और मोदी ही रहेंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीएम मोदी को सार्वजनिक डिबेट के लिए चैलेंज देने पर सियासत बढ़ती जा रही है और अब तो राहुल गांधी के इस चैलेंज पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने समर्थन दे दिया है। इस आग में घी का काम किया है और अब बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस को पाकिस्तान के नाम पर घेरने में जुटी है। बाजार में मोहब्बत की दुकान लाए हैं राहुल जी। पीएम मोदी को चैलेंज, खुद राहुल पर भारी। पाकिस्तान के साथ यारी कांग्रेस को पड़ेगी भारी। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुआनी जंग छिड़ी हुई है, जिसमें पीएम मोदी को सार्वजनिक डिबेट का चैलेंज देकर राहुल गांधी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डिबेट का चैलेंज देते हुए चिट्ठी लिखी और कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है और देश के प्रधानमंत्री से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता हूँ। वहीं बिना देरी किए हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के पीएम मोदी को दिए चैलेंज का समर्थन कर दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लुत्फ तो अब आएगा, मोदी जी क्या राहुल गांधी का चैलेंज कबूल करेंगे? लाइव डिबेट का चैलेंज। मेरा मानना है कि मोदी जी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को दिया चैलेंज खुद राहुल गांधी पर ही भारी पड़ गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और जोरदार हमला बोला। अगर पाकिस्तान के मंत्री ट्वीट करे और कहे कि नहीं राहुल गांधी चुनकर आने चाहिए, वो बहुत अच्छे नेता है, तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी चुनकर आएंगे तो भारत में जश्न होगा, पाकिस्तान में तो नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अगर गलती से चुनकर आ गया तो जश्न कहाँ होगा? तो पाकिस्तान में होगा। और आप कहते हो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है, जैसे कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। वहीं बीजेपी सांसद और युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी कौन है जो पीएम मोदी उनसे बहस करे? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पीएम उम्मीदवार भी नहीं है। इंडिया गठबंधन की तो बात ही छोड़ दें, पहले राहुल खुद को कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार घोषित करवाएं और फिर पीएम को बहस के लिए आमंत्रित करें। तब तक बीजेपी प्रवक्ताओं से ही बहस करें। वहीं बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कांग्रेस पर मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी किस हैसियत से पूछ रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं या इंडी गठबंधन के चेयरमैन हैं? आप हैं क्या भाई? एक सांसद हैं। जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाके तो बेहतर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद की गई एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस पर पाकिस्तान और आतंकवाद के पक्ष में खड़े होने का आरोप लगाया। सेना के शौर्य पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। एक और कांग्रेस नेता का छलका पाकिस्तान प्रेम। सर्जिकल स्ट्राइक पर रेवंत रेड्डी का बेतुका बयान। सूरत बदलना भले ही विपक्ष की मंशा न हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच एक के बाद एक लगातार विवादास्पद बयानों पर कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन सैम पित्रोदा ने विरासत पर बयान दिया।
फिर मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को सम्मान देने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस के एक और नेता ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया, जिस पर सियासत में उबाल आ गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले और पाकिस्तान के बालाकोट में एक आतंकवादी ठिकाने पर भारत की जवाबी हवाई हमले पर सवाल उठा दिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। सीएम रेड्डी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है? क्यों होने दिए? देश की सुरक्षा आप क्या कर रहा है? क्यों आईबी रॉ ये एजेंसीज को क्यों इस्तेमाल नहीं किया आप? रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि उनकी सरकार के वक्त आतंकवाद पर नर्म रुख अपनाया गया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता 4 जून को इसका साक्ष्य जरूर दे देगी। अपनी वोट की राजनीति और पार्टीबाजी की राजनीति करने हेतु इस हद तक जा सकते हैं कि ये हमारी सेनाओं के मनोबल पर, उनके शौर्य पर भी प्रश्न उठाते हैं और जिन बातों पर एक साथ मिलकर के देश की एक राय होनी चाहिए वहां पर भी विवाद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल रेवंत रेड्डी का गलत स्टेटमेंट है। रेवंत रेड्डी आज सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे। पहले भी कांग्रेस पार्टी के लोग, राहुल गांधी जी से लेकर बड़े बड़े लोग सबूत मांगे हैं। सबूत मांगने का जो देश का जनता उनको पार्टी को हराकर सबूत क्या है, सेना क्या होती है, देश का सिक्योरिटी क्या होती है, देश के इंटीग्रेशन क्या होती है, देश का सेना कितना बलिदान देती है, वो सबक सीखा है। फिर भी रेवंत रेड्डी आज शुरू किया है। सबूत जो 4 तारीख को रिजल्ट होगा, देश के जनता कांग्रेस पार्टी को सबूत बताएंगे। रेवंत रेड्डी के बयान के बाद कांग्रेस चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। ये मुझे ताज्जुब है, एक मुख्यमंत्री की हैसियत से वो इस प्रकार से बात कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है हार का डर इनको इतना लग गया है कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका संतुलन खो बैठे ये लोग। रेवंत रेड्डी के बयान के बाद बीजेपी भड़क गई और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे जवानों के शौर्य का अपमान करार दिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीएम रेड्डी के बयान को बेतुका बताया। भारत के वीर सैनिकों के शौर्य का बार बार अपमान कर रही है, बार बार ये अपमान किया जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रेवंत रेड्डी को पूरे देश से और श्रीमती सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पताका भी होस्ट हो रहा है। आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो। देश में थोड़ी ही देर में, अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है और पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लेकिन सेना की वीरता पर सवाल उठाकर सीएम रेवंत रेड्डी ने सियासी तपिश को और हवा दे दी है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।